वेलकम टू माई क्लास ऑफ SST क्लास 9। आप लोगों को मालूम है जैसा कि सेकंड टर्म का कोर्स मैंने आपको भिजवा दिया है। जो सिविक्स का फर्स्ट लेसन नहीं है वो लेसन नंबर 2 है। जो टॉपिक आपको सिलेबस में दिए गए हैं आपको सिर्फ वो ही प्रिपेयर करने हैं। इज़ इट क्लियर टू यू? और नाउ लेट अस बिगिन विद द C part and complete our course। वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन का मैं C पार्ट दे रही हूँ। सब लोगों को अपना वर्क कंप्लीट करना है एंड ऑल। एंड जो भी कुछ मैंने रिवाइज कराया है, जो भी कुछ मैंने पेपर में वो क्या लेसन में करवाया है, गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो आपको होमवर्क है ये आपको सबमिट करना है 25 तारीख को। क्लियर? नाउ लेट अस बिगिन। पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को अपनी जो RBSC ने बुक्स आपको प्रिस्क्राइब करी है आपको वो ही लेनी है। और ठीक है, नाउ लेट अस सी पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। In a democracy, the executive comprises of two categories. First category, which is elected by the people for a specific period, is called the political executive. ये कह रहा है डेमोक्रेसी के अंदर एग्जीक्यूटिव की 2 कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी के अंदर वो लोग आते हैं जो कि इलेक्टेड होते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, मतलब कोई कितने साल की अपनी वो आती है वो लेजिस्लेचर 5 years की। तो दीज पर्सनस आर इलेक्टेड बाय द फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। और ये किसके हेडिंग के अंदर आते हैं? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल लीडर फॉल इन दिस कैटेगरी हु टेक्स मेजर डिसीजन टू रन द गवर्नमेंट। जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और जो कंट्री के जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो लेते हैं। आपके कोर्स में सिर्फ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। इज़ इट क्लियर टू यू? अब now we are coming to the second part of it. Why has the political executive been given more power than the permanent executive? मैं आपको ऊपर वाला पार्ट फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, लेकिन ये आपके कोर्स में नहीं है। आपके कोर्स में सिर्फ है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ओके चिल्ड्रन, in the second category, people are appointed through written examination on a long term. This category is called the permanent executive or the civil service, and the functionaries are called the civil servants. ठीक है? ये जो सेकंड कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं? परमानेंट होते हैं। कैसे परमानेंट होते हैं? क्योंकि ये लोग एक एग्ज़ाम को क्लियर करके आते हैं और उस एग्ज़ाम के जब वो सिलेक्ट होके आते हैं तो दे आर नोन एज द सिविल सर्वेंट्स। दे रिमेन इन द ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस। वो अपने ऑफिस में तब तक रहते हैं जब तक उनकी रिटायरमेंट नहीं होती है। चाहे कोई सी भी पार्टी चेंज हो चाहे कुछ हो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दे हैव कम टू दिस पोजीशन बाय पासिंग द एग्ज़ाम। They remain in their office. These officers have to work under the political executive and assist them in conducting day-to-day administration. आप कह रहे हैं कि ये जो आपकी कैटेगरी है ना, ये पॉलिटिकल लीडर्स के अंडर में काम करती है और जो वो अपनी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पॉलिसीज़ निकालते हैं, उनको टाइम टू टाइम डायरेक्ट करती है, उनको टाइम टू टाइम सलाह देती है, और जिससे कि हमारी जो कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ढंग से हो सके। अब ये नेक्स्ट पॉइंट है आपका, व्हाई हैज़ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बीन गिवन मोर पावर देन द परमानेंट एग्जीक्यूटिव? Why are the ministers more powerful than the civil servant? The civil servants are more educated and have more expertise knowledge of the subject. The advisors working in the finance ministry has most knowledge.
अबाउट द इकोनॉमिक्स देन द फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, ये कह रहा है कि जो मिनिस्टर्स इलेक्ट होके आए हैं वो लोग पावरफुल क्यों हैं सिविल सर्वेंट से, जबकि देखा जाए तो जो सिविल सर्वेंट्स हैं बहुत एजुकेटेड हैं और अपने काम में वो क्या है, माहिर हैं इन दिस सब्जेक्ट। और द एडवाइजर्स वर्किंग इन द फाइनेंस मिनिस्टर हैव मोर नॉलेज अबाउट द, जैसे एक एग्जांपल दिया कि ना फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो सेक्रेटरीज़ और डिप्टी सेक्रेटरीज़ वगैरह हैं ये लोग कौन है, आपके सिविल सर्वेंट्स हैं और इनको इकोनॉमिक्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। और जो हमारा मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसके पास इतनी नॉलेज नहीं होगी रिगार्डिंग द सब्जेक्ट जितनी कि जो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो आपके सेक्रेटरीज़ हैं, जो सिविल सर्वेंट्स अपॉइंट होके आए हैं वो हैं, ठीक है। Often the ministers have a very little technical knowledge about the subject that come under their ministry. This could be happen in another, और ये का यही एग्जांपल देख सकते हैं हम डिफेंस में, इंडस्ट्री में, हेल्थ में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, माइंस एक्सेट्रा में। Why should the minister has the final decision on these matter? अब ये बोल रहा है कि ये लोग सब इसकी हेल्प कर रहे हैं, इसको गाइड कर रहे हैं, लेकिन मिनिस्टर ही क्यों अपना फाइनल डिसीजन देता है? द रीज़न बिहाइंड इट इज़ वेरी सिंपल। इन अ डेमोक्रेसी द पीपल विल इज सुप्रीम। जैसे कि डेमोक्रेसी इज़ द रूल ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दे हैव बीन इलेक्टेड बाय द पीपल, और उनको किसके अनुसार काम करना है, लोगों की इच्छाओं के अनुसार काम करना है। द मिनिस्टर इज़ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एंड thus हैज़ द पावर टू एक्सरसाइज द विल ऑफ द पीपल ऑन बिहाफ। He or she is answerable to the people for the result of his decision. The minister decides the overall structure and the aims in which decision on a policy should be made. तो जो पॉलिसीज़ बन रहा है, जिसके ऊपर वो डिसीजन ले रहा है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मिनिस्टर। और मिनिस्टर किसको रिस्पॉन्सिबल है, पीपल को। This happens usually in the large organization. Those who understand the overall scene takes the most important decision, not the expert. The expert can show the path, but with a large view, decide the destination. In a democracy, only the elected member play this role. तो इस तरीके से कहा जा सकता है जो मिनिस्टर्स हैं दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट, दे वर्क अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल, और उनके जो डिसीजंस हैं वो पीपल के फेवर में ही होते हैं, और वो पीपल की मतलब वेलफेयर को देख के ही डिसीजन लेते हैं। ये हमारा पॉइंट हो गया ख़त्म अबाउट द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। सो चिल्ड्रन यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑन दैट डे आई हैव एक्सप्लेन यू वेरी नाइसली इन द क्लास विद द एग्जाम्पल्स एंड ऑल। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द सेकेंड पार्ट, judiciary. Thus an independent and a powerful judiciary is considered necessary for democracy. एक ना जुडिशरी मतलब रिलेटेड टू कोर्ट हैगा है, और वो एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल होनी चाहिए इन अ डेमोक्रेसी। जितने भी कंट्री में कोर्ट हैगे दे आर जॉइंटली कॉल्ड जुडिशरी। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज़ जुडिशरी, तो यू कैन से all the courts at different level in a country are jointly called the judiciary. The Indian judiciary comprises of the Supreme Court for the entire nation, High Court for the state, and subordinate court at the local level. इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे कौन है, सुप्रीम कोर्ट, जो कि पूरे नेशन के केसेस को सॉल्व करेगा। हाई कोर्ट करेगा स्टेट लेवल पे, और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो करेगा लोकल लेवल पे, दैट इज डिस्ट्रिक्ट। India has an integrated judiciary. That means the Supreme Court supervises and controls the judicial administration of the country. ये कह रहा है अब आपको
इंडिया की इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, इसका मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट है सबका वर्क सुपरवाइज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। जो ये डिसीजन लेता है सुप्रीम कोर्ट वो सब किसके ऊपर लागू होता है? पूरे कोर्ट ऑफ द कंट्री के ऊपर लागू होता है। इट कैन सेटल एनी डिस्प्यूट। हाँ, ये अब कौन कौन सा सेटल डिस्प्यूट कर सकता है? बिटवीन सिटीजन ऑफ द कंट्री, जो कि लोग रह रहे हैं उनके बीच में अगर लड़ाई हो जाएगी तो वो कौन सॉल्व करेगा? जुडिशरी करेगी। बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, जो लोग रह रहे हैं और गवर्नमेंट के बीच में किसी बात को लेके लड़ाई हो रही है तो कौन सॉल्व करेगा? जुडिशरी। बिटवीन द टू और मोर स्टेट्स गवर्नमेंट, अगर दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई हो गई है तो वो डिस्प्यूट कौन सॉल्व करेगा? जुडिशरी। बिटवीन गवर्नमेंट एट द यूनियन एंड एट द स्टेट लेवल, अगर गवर्नमेंट के साथ लड़ाई हो रही है यूनियन लेवल पे देन अगेन सुप्रीम कोर्ट, और स्टेट लेवल पे हो रही है तो वो कौन करेगा? आपका हाई कोर्ट। इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड द क्रिमिनल केसेस। ये सबसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है सुप्रीम कोर्ट। इट कैन हेयर द केसेस ऑफ द हाई कोर्ट ऑल्सो। अब आ रहा है आपका फॉर्मेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। In the beginning, there was a provision of one Chief Justice and 7 other judges of the Supreme Court. जब ये सुप्रीम कोर्ट बना था तब क्या था कि एक जज होगा और 7 अदर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे। और फिर उनके ना एरिया ऑफ वर्किंग के बारे में बात करी थी, उनकी सैलरी के बारे में बात करी थी, उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस के बारे में बात करी थी इन द पार्लियामेंट। द नंबर ऑफ जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस इंक्रीज 31 इन द ईयर 2008, और ये नंबर आपका कितना पहुंच चुका है? 31। और ये कब हुआ था पास? आपका 2008 में। ये वन वर्ड के अंदर पूछा जा सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड। और बेटा आपकी बार जो क्वेश्चन होंगे ना वन वर्ड टाइप के होंगे, आप प्लीज़ उसको लेसन को अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। समझ गए बेटा? द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट in context to the appointment of the Chief Justice, the President takes the advice of other judges of the Supreme Court or the High Court whom he thinks to be consulted for this purpose. अगर चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होगा तो वो किसकी सलाह ले सकता है? दूसरे जजेस की सलाह ले सकता है जो कि आपके सुप्रीम कोर्ट में हैं या फिर हाई कोर्ट में हैं, अकॉर्डिंग टू हिज विश। A group consisting of Chief Justice of Supreme Court and 4 senior most judges propose the name of judges to the President, and the President appoint the judges from the proposed list of name. अब आपको पूछा जा रहा है कि अगर कोई आदमी जज होता है सुप्रीम कोर्ट का या कोई और सुप्रीम कोर्ट का तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड है ही शुड हैव वर्कड एज अ जज इन अ हाई कोर्ट फॉर मोर देन 2 or more कोर्ट्स। वो किसी भी हाई कोर्ट के अंदर, कोई से भी 1 या 2 हाई कोर्ट के अंदर वो काम कर चुका हो फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। ही और शी शुड बी एन एडवोकेट इन एनी हाई कोर्ट, और वो कोई हाई कोर्ट में उसका एडवोकेट के पर्पज से अपॉइंट होना चाहिए फॉर द पीरियड ऑफ 10 years। और ही और शी शुड बी एन एक्सपर्ट ऑफ लॉ इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। उसके अलावा उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए लॉ की। थर्ड पॉइंट है आपका एग्जीक्यूटिव एंड इम्पीचमेंट। एवरी जज और
एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिमेन इन द ऑफिस टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। जितने भी आपके जज है ही कैन रिमेन इन द ऑफिस टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। He or she can voluntarily resign before the completion of his tenure। अगर वो 65 ईयर्स से पहले रिज़ाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है। द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो रिमूव द जज फ्रॉम हिज और हर पोस्ट ड्यू टू हिज और हर मिसकंडक्ट। अब पार्लियामेंट भी ना मतलब जजेस को रिमूव कर सकता है अगर वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, उनका मिसकंडक्ट है या इनकेपेबल है। ओके और उसके लिए क्या चाहिए, दोनों हाउसेस की 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है, और 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। देन द जज विल हैव टू लीव द ऑफिस बाय ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर उसके खिलाफ 2/3 मेजॉरिटी मिल जाती है तो वो ऑर्डर कौन पास करेगा, आपका प्रेसिडेंट, क्योंकि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसने ही जज को अपॉइंट करा है। Salary and allowance. The Chief Justice of Supreme Court receives the salary of 1 lakh per month, and the other judges get a monthly salary of 90,000। जो चीफ जस्टिस हैं उनकी सैलरी कितनी है आपकी 1 लाख पर मंथ, और जो अदर जजेस हैं उनकी सैलरी आपकी 90,000। Salaries and allowances and reconsidered from time to time arrangement of pension and gratuity has been made for the judges। तो अब क्या हुआ, उनको सैलरी में जो भी अलाउंसेस या चेंजेस आते हैं उनकी सैलरी में कर दिए जाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसके अलावा उनको पेंशन मिलती है और ग्रेचुटी मिलती है। Quintinus. The judges can have been provided freedom from criticism regarding the working and the decision. Headquarters of the court. According to the Article 130, the headquarters of the Supreme Court is in Delhi. Restriction on the judges. According to the provision of the Constitution, a person has remained as a judge of the Supreme Court is not allowed to practice in any court or practice in front of any officer after retirement। अगर जज का रिटायरमेंट हो गया है तो उसके बाद वो एज अ जज कहीं एज अ एडवोकेट किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता है। इज इट क्लियर? अब आ रहा है नेक्स्ट 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं। डू वी हैव एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। पहले आप जल्दी से यहाँ तक पढ़ के देखो आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, फिर हम लोग अपना आगे बढ़ेंगे। चलो लेट अस बिगिन विद इट। डू वी हैव एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना अच्छे से। हाउ मच पावरफुल आर जुडिशरी इज़, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं अभी आपको समझाती हूँ। ओके बेटा, होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो आपके एग्ज़ाम के अंदर टॉपिक्स दिए गए हैं आपको वही पढ़ना है। सिविक्स के अंदर लेसन नंबर 2 है ना कि 1 है, ठीक है। लेसन नंबर 1 है आपका वाई डेमोक्रेसी एंड हाउ डेमोक्रेसी, और जो लेसन नंबर 2 है वो आपका है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। जो उसके अंदर मैंने जितने पॉइंट्स 3 पॉइंट्स लिखे हैं आपको सिर्फ वही रिवाइज करना है। इज़ इट क्लियर?
और आपका पार्लियामेंट के अंदर आप लोकसभा देख सकते हो, राज्यसभा देख सकते हो, प्राइम मिनिस्टर देख सकते हो एंड प्रेसिडेंट देख सकते हो। फिर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अभी अपन ने कर ही लिया है और अब अपन अब ये जुडिशरी कर रहे हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में जैसे बताया कि वो केसेस किसके सॉल्व कर सकता है, जिस 5-6 पॉइंट्स हैं ना आपके, बिटवीन गवर्नमेंट एट द यूनियन एंड द स्टेट लेवल, बिटवीन 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, बिटवीन सिटीजन ऑफ द कंट्री, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वालिफिकेशन ऑफ अ जज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो इसकी रिटायरमेंट एज है दैट इज़ 65 ईयर्स एज, वो भी आपको ध्यान रखना है। उसकी सैलरी कितनी है दैट ऑल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड। सुप्रीम क्या कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे, दैट इज़ इन न्यू दिल्ली। और अब अपन कर रहे हैं, डू वी हैव एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इज इट क्लियर? चलो नाउ लेट अस बिगिन विद इट। चलो जी, लेट अस बिगिन विद इट। Independence of the judiciary means that the judiciary is free to control free from the control of legislature or the executive। जुडिशरी के ऊपर किसी की बाउंडेशन नहीं होगी, ना कि लेजिस्लेचर की, ना कि एग्जीक्यूटिव की। द जजेस डू नॉट एक्ट ऑन अ डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द रूलिंग पार्टी। ये सेकेंडली क्या बोल रहा है कि जो जज हैगा किसी गवर्नमेंट की डायरेक्शन के अंडर में काम नहीं करेगा, और उसके अलावा कोई रूलिंग पार्टी की मतलब जैसे चाहती है उसको वैसे नहीं चला सकती। और इसी कारण से ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसी हैव कोर्ट्स दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। इंडिया हैज़ अचीव दिस। मतलब ये कहने का है कि जो जुडिशरी है वो फ्री माइंड से काम करेगी, किसी की दबिश में आके काम नहीं करेगी, ना किसी यूनियन लेजिस्लेचर के या यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंडर में कोई काम नहीं करेगी, ठीक है, और ना ही कोई रूलिंग पार्टी की विशेस के अकॉर्डिंग काम करेगी या किसी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम करेगी। और इसीलिए जो आपकी मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैव कोर्ट दैट आर इंडिपेंडेंट। The judges of the Supreme Court and the High Court are appointed by the President on the advice of the Prime Minister and in consultation with the Chief Justice of the Supreme Court। जो जजेस हैं आपके हाई कोर्ट के, जजेस हैं आपके हाई कोर्ट के, वो उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और वो उसके लिए क्या जो मतलब एडवाइस ली जाती है, चीफ जस्टिस से भी एडवाइस ली जाती है। It means now that the senior judges of the Supreme Court select the new judges of the Supreme Court and the High Court. There is very little scope of interference by the political executive. अब ऐसी हालत में political executive इनके काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकती है। The senior most judge of the Supreme Court is appointed by the Chief Justice. Once person is appointed as a judge of the Supreme Court or the High Court, he cannot be removed from that position. It कह रहे हैं कि अगर वो अपॉइंट हो जाएगा जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, उसको कोई भी नहीं हटा सकता है। अ जज कैन बी रिमूव ओनली बाय एन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो भाई। A judge can be removed only by an impeachment motion। उसको सिर्फ impeachment motion के थ्रू ही हटाया जा सकता है। और दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में कितनी मेजॉरिटी चाहिए? 2/3 मेंबर्स की। ये बेटा अंडरलाइन कर लो प्लीज़। A judge can be removed only by an impeachment motion
passed separately by 2/3 members of the two houses of the parliament. It has never happened in the history of Indian democracy. अभी तक इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा नहीं हुआ है कि जज को हटाने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ी हो. अब है हाउ मच पावरफुल आर जुडिशरी इज़. Judiciary in India is also one of the most powerful judiciaries of the world. The Supreme Court and the High Court have the power to interrupt the constitution of the country. इन लोगों के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में दखल अंदाजी कर सकते हैं. They can declare invalid any law of legislature or action of the government if it at the union and the state level. अगर कोई भी लॉ को वो रिजेक्ट कर सकते हैं यूनियन लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी, अगर वो लॉ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है. They can determine the constitutional validity of any legislation or action of the executive in the country when it is challenged before them. अगर उन्होंने कोई केस करा है और उसको चैलेंज करा गया है तो वो क्या कर सकते हैं कि एक टीम बना सकते हैं, उस केस को पूरा दोबारा से स्टडी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कहीं पार्शियलिटी वगैरह तो नहीं हुई है. और इसको हम क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू. और ये आपने अपनी 8th क्लास की बुक सोशल स्टडीज़ में भी पढ़ाया होगा कि व्हाट इज़ जुडिशियल रिव्यू. ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ जुडिशियल रिव्यू इन शॉर्ट आंसर्स. ठीक है बेटा. The Supreme Court of India has also ordered that the core principle of the Constitution cannot be changed by the Parliament. तो अभी हमने इसके कहना वो The Supreme Court of India has also ordered that the principles of the Constitution cannot be changed by the Parliament. सो बेटा आप लोगों ने अभी देखा कि जुडिशरी कैसे इंडिपेंडेंट है, कैसे पावरफुल है, कैसे डिसीजंस लेती है एंड ऑल. और वो किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करती है, वो अपने डिसीजन सेल्फ लेती है. ना कोई रूलिंग पार्टी उसको मतलब वो दबा सकती है, ना कोई एग्जीक्यूटिव इसको दबा सकता है. ठीक है. सो विद दिस आई हैव कम टू द एंड ऑफ माई चैप्टर एंड रिवाइज ओनली द पॉइंट्स विच आर इन द चैप्टर. ठीक है बेटा. और उसके अलावा जितना भी मैंने करवाया है दैट इज़ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. रीड द चैप्टर वेरी नाइसली. ओके चिल्ड्रन. और आप लोगों को वो बुक्स परचेज करनी है जो कि आपके ये वो राजस्थान बोर्ड के वो सिलेबस वो ने प्रिस्क्राइब करी है. क्लियर. ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन आप सेफ साइड पे रहने के लिए आप अपनी वो वाली बुक्स परचेज़ करोगे. और जिनके पास ब्लू बुक है वो अब नहीं करना. जिन लोगों ने नहीं ली है वो लोग राजस्थान की जो चारों की बुक का सेट है ना वो परचेज़ कर लेना. ओके बेटा. चलो अब अपन अपना होमवर्क देखते हैं. और ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से देख लेना. व्हाट इट इज़. What do you mean by political executive? By political executive, we mean the category which are elected by the people for a specific period. Why is political executive more powerful? It is more powerful because they are elected representative of the people. They exercise their power on the behalf of the people. They are answerable to people. They make policies for the welfare of the people. What do you understand by the word judiciary? All the court at different level in the country are jointly called judiciary. What does Indian judiciary consist of? Indian judiciary consists of Supreme Court at national level, High Court at state level, subordinate courts at local level. What is the role of the Supreme Court? The Supreme Court it supervises and controls the judicial administration in the country. Its decision is binding on all the courts of the country. It can settle any dispute between citizens of the country, between citizen and the government, between two or more state government, between government at the union and the state level,
हो गया। अब आ रहा है व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड हैव वर्कड एज अ जज इन एनी हाई कोर्ट फॉर 5 years, he or she should be an expert of law in the opinion of the president, he or she should be an advocate in any high court for 10 years. How long or till what age he can be the judge of the Supreme Court? Till the age of 65 he can be the judge of Supreme Court. How much powerful is our judiciary? They are very powerful because they can interfere with the Constitution of India. They can declare any law invalid at the union and the state level if it is against the Constitution. It can order that the core principle of the Constitution cannot be changed by the Parliament. समझ में आ गया बेटा? होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड read the chapters, the topics which are coming in your test. ओके बेटा, और अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, you will find it very easy.